हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में मैंने आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बातचीत की थी। इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूंगा। तो लेक्चर नंबर 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिसिटी। पहली चीज क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी गैशियस आइसोलेटेड एटम और आयन में अगर आप इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रॉन लाकर ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, इस रिलीज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्यों एनर्जी रिलीज होगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों एनर्जी रिलीज होगी? तो आपको ये ग्राफ मैंने कई बार प्लॉट किया है कि लोगों के बीच की दूरी और उनके बीच के आकर्षण का ये ग्राफ होता है। ठीक है ना, जिसमें ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मींस अट्रैक्शन और पॉजिटिव मतलब रिपल्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों अट्रैक्शन करने वाले लोग पास आते जाते हैं उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या करती जाती है, डिक्रीज कर दिया। जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो अट्रैक्शन करने वाले लोग जैसे जैसे पास आते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जा कहां रही है ना, क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, रिलीज हो जाएगी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन करने वाले लोग अगर क्लोज आने लगेंगे, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन अगर क्लोज आने लगेगा तो अट्रैक्शन करने वाले लोग अगर क्लोज आते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी। ठीक है, क्योंकि नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। अब क्या डेफिनेशन दे दोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड जरूरी नहीं कि हर बार रिलीज ही हो, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां एब्जॉर्ब भी होंगी। आपको जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, उसमें एनर्जी लग जाएगी। ठीक है, तो कहां एब्जॉर्ब होगी कहां रिलीज होगी मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोअर्जिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एंडोअर्जिक भी है और एक्सोअर्जिक भी है, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैशियस आइसोलेटेड एटम और आयन। ठीक है, गैशियस आइसोलेटेड एटम और आयन में ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज है एब्सॉर्ब, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, एक चीज तो सीख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे। कोई एटम अगर है, मान लीजिए आपके पास ए, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये ए माइनस हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। ए माइनस में जब आप एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये A-2 हो जाएगा। इसको आप कहेंगे, या तो कहिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, या आप कहिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए माइनस। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए माइनस। ध्यान दीजिएगा, पहली वाली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अच्छा, एक यहां पे गड़बड़ क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ट्रेंड जो है आईयूपीएसी से डिफरेंट है, साइन कन्वेंशन। ध्यान देने वाली बात क्या, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आमतौर पर आईयूपीएसी ने क्या रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि जब भी एनर्जी है ना रिलीज होती है हम उनका साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी जब भी रिलीज होगी हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल मींस पुराना कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे कन्वेंशन उल्टा था। और जब भी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या लिया जाएगा,
नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ साइन यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ही साइन यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो साइन यूज किया जाता है मैं वही यूज कर रहा हूं। तो मैं एनर्जी रिलीज होने पे उसे पॉजिटिव लूंगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्सर है ना रिलीज होने वाली यानी क्या पॉजिटिव होती है, मैक्सिमम केस में, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पे आते हैं आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और किसी रिपल्शन को काउंटर करते हुए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में जबरदस्ती डालते हैं तो इस काम में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और जब भी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या लेते हैं, है ना, नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मे बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स, ठीक है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसे ही आप देखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको आप थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए या सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए माइनस, या आप इसको थर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए -2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी एंड द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। इस तरह से चीजें होती चली जाएंगी। तो जाना हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, ये भी जाना हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पहली होती है वो रिलीज एब्जॉर्ब दोनों हो सकती है, लेकिन बाकी सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होंगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है, साइन है, वो जस्ट ऑपोजिट होता है जो साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं आज की डेट में, ठीक है। इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड साइन कन्वेंशन है उससे जस्ट ऑपोजिट साइन कन्वेंशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका को उसके बजाय आजकल हम लोग एक नया टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? दोनों है लगभग एक ही चीज, ठीक है। एक तो कन्वेंशन का अंतर तो है ही, ठीक है, और टेम्परेचर का भी फर्क होता है, किस टेम्परेचर पे इसको लेते हैं, किस टेम्परेचर पे उसको लेते हैं, ठीक है, इसका फर्क है। तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती हो उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एन एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole electron is added to 1 mole molecule, 1 mole atom or ion, not molecule, atom or ion, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक छोटा सा रिलेशनशिप है, क्या कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपको निकालनी है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 5/2 RT। हाँ एक फर्क है, इसके सामने आप नेगेटिव लगा लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन कन्वेंशन है वो जस्ट ऑपोजिट होता है। ये बात मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा फुटनोट में, ठीक है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के चैप्टर में फुटनोट में यह चीज आपको मिल जाएगी। तो मैंने देखा कि जब एनर्जी रिलीज हो गया, अच्छा इसका कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कन्वेंशन वही है जो केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होने का होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको यहां पे कंपेयर कर दूं, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? साइन कन्वेंशन हो जाएगा, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? अगर एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या ली जाएगी?
पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से एनर्जी जो क्या एब्जॉर्ब्ड जो होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब जो होगा अगर इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइन कन्वेंशन है जो आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब अगली चीज क्या, हमने दो चीजें पढ़ी अभी, एक पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरी चीज पढ़ी इलेक्ट्रॉन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरी चीज क्या पढ़नी है हम लोगों को, कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो बड़े ही सिंपल सारे फैक्टर वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने देखे थे। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स उसका अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब फिर उसी ग्राफ की बात करिए, है ना, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना इस ग्राफ में डिप क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अगर और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो और डिप आ जाएगा। तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में डिप ज्यादा होगा, और जितना डिप ज्यादा होगा कमी आएगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या सीखा मैंने, जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या सीखा मैंने, और इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना ज्यादा होता है, इतना ही उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसको आप ऐड करने जा रहे हैं एटम में, उतना वो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, है ना, डिप ज्यादा आएगा, रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगी, ज्यादा कही जाएगी, ठीक है। दूसरा ट्रेंड क्या है, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी, क्या, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस या कूलम्बिक फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन घट जाएगा, अट्रैक्शन घटने से, है ना, जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, एनर्जी रिलीज्ड विल बी लेस, और जितनी एनर्जी कम रिलीज होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मानी जाएगी, कम। तो मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नंबर ऑफ शेल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। मैं कह सकता हूं कि जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरी बात क्या, तीसरी बात है जितने भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, है ना, वो आपके एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और ऐसे स्टेबल लोगों में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब होने लगती है, क्योंकि आप स्टेबल को इलेक्ट्रॉन ऐड करके अनस्टेबल बना देंगे, ठीक है। तो याद रखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, half filled and fulfilled configuration are extra stable. Are extra stable. Any added electron disturbs their stability.
ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। हेंस these cases have low ion electron affinity, ठीक है, these cases have low electron affinity। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि नाम से भी बहुत कुछ पता चलता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, affinity towards electron, the love towards electron, तो you won't love electron if you are extra stable, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को तब बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जब आप स्टेबल है पहले से ही आपका कॉन्फ़िगरेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो आपकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो एफिनिटी है ना, वो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड के केसेस में, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के केसेस में बहुत कम होती है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पीछे जो मूलभूत कारण है, जो रीजंस है, वो भी समझ लिए हैं कि साहब है ना, लेफ्ट टू राइट या सब साइज ना बदले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज बदले तो नंबर ऑफ शेल के प्रोपोर्शनल, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन वाले लोगों का इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत कम होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं और एक पीरियोडिक एक पीरियड में और लेफ्ट से राइट चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये ट्रेंड आ रहा है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर नहीं आ रहा है तो व्हाट इज इरेगुलरिटी, है ना, कौन कौन सी इरेगुलरिटी हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे है ना, जैसे एक पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है ना, नियॉन, तो आप पाएंगे क्या कि ये रिलीज होगा लेकिन ये एब्जॉर्ब होगा। अब अगर जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब यह है कि वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाह रहा है, आपने एनर्जी देकर उसको जबरदस्ती उस एटम के अंदर ठूसा है उसको, ठीक है ना, ठूसने की कोशिश की है। ऐसे ही बोरॉन में भी एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज इसलिए होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आप ऑक्टेट के थोड़ा सा क्या करीब पहुंचते हैं, तो आप हल्का सा स्टेबल महसूस करते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन में फिर रिलीज हो जाएगी, फ्लोरीन में रिलीज होगी और फिर नियॉन में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहां पर जो इरेगुलरिटीज है वो यहां पे है। एक क्या बेरिलियम के केस में क्यों ऐसा होता है, दूसरा नाइट्रोजन के केस में क्यों ऐसा होता है, और तीसरा नोबल गैसेस के केस में क्यों ऐसा इरेगुलरिटी पाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या सीखा मैंने, क्या इरेगुलरिटी में, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीजिए 1s2 2s2, ठीक है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको उसको ऑल टुगेदर एक नए सबशेल में प्रमोट कर ले जाना होगा, और अगर आपको नए सबशेल में प्रमोट करके ले जाना पड़ता है तो एनर्जी लगने के बजाय, रिलीज होने के बजाय क्या लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर का ये जो सबशेल है वो फुलफिल्ड है। तो एग्जिस्टिंग सबशेल पे इलेक्ट्रॉन ना आके आप उससे क्या हायर एनर्जी पे आते हैं, तो एनर्जी जो है ना, जितनी रिलीज होती है उससे ज्यादा उसको हायर शेल में प्रमोट करने में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो नेट नेट एनर्जी जो है यहां पर क्या एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि सिंस NH2 subshell is fulfilled, subshell is fulfilled in alkaline earth metals, alkaline earth metals, so electron is promoted to a higher subshell which requires energy, and hence energy is absorbed, hence energy is absorbed। मेरी बात समझिएगा आप, इस बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि बेरिलियम के न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी रिलीज हुई होगी, बट बात
बात नेट प्रॉफिट लॉस की है, ठीक है। आपने बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इंफिनिटी से 2p तक आने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उससे ज्यादा एनर्जी है ना, उसको 2p में क्या प्रमोट करने में जो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है उससे ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो एनर्जी ज्यादा लग जाएगी तो नेट नेट लॉस हो जाएगा, यानी एनर्जी आपको क्या अलग से और देनी पड़ेगी ताकि 2p में आप उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात, अगला इरेगुलरिटी यहां पे नाइट्रोजन के केस में है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के केस में एक चीज ध्यान रखने लायक है, नाइट्रोजन की ही नेगेटिव होती है, फिर फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही होती है और इसके नीचे सभी लोगों की पॉजिटिव होती है। सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन क्या है, नाइट्रोजन ही होता है जिसकी नेगेटिव होती है। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऐसा नहीं है। आप बेरिलियम से लेकर आप स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक जाइए, हर जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड चीज है क्या, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव, आई एम सॉरी, is negative because of क्या, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है जिसके वजह से ऐसा है कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन जो है एक्स्ट्रा स्टेबल है, 1s2 2s2 2p3, इसके है ना जो भी 2p है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके आपस में अपनी जगह एक्सचेंज करने की वजह से काफी एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होगा, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे रिलीज होने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी घटाने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा इस केस में। तो खैर इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो उसमें ऐड किया जाता है उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और जब भी आप स्टेबल से कम स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी होगी, तभी आप अनस्टेबल होंगे, ठीक है ना। अगली चीज क्या, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या वजह है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव होती है। तो हमें मालूम है कि नोबल गैसेस का है ना फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, यानी 1s2 2s2 2p6, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको एक नए एनर्जी लेवल में उसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। पर आपको इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ है ना नोबल गैसेस इज नेगेटिव बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ड्यू टू fulfilled configuration, due to fulfilled configuration. पॉइंट नंबर डी, हैलोजन फैमिली में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होना चाहिए था, ठीक है। पर होता क्या है, दिस वाज एक्सपेक्टेड, आई मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये जो ट्रेंड है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, ठीक है ना, घटते जाना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन मिलता क्या है, फ्लोरीन यहां चला आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड मिलता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज फाउंड। क्या वजह है इसकी, तो वजह बहुत सिंपल है, फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, ठीक है ना, बहुत छोटा एटम है, क्लोरीन काफी बड़ा है। तो अगर आप फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप, तो नो डाउट नंबर ऑफ शेल्स कम है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, 40 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो क्लोरीन में रिलीज होने वाली एनर्जी डेफिनेटली कम होगी, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लेस, क्योंकि अट्रैक्शन नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाने की वजह से इसके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अट्रैक्शन घट जाता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। तो यहां पे हो सकता है कि 20 जूल एनर्जी रिलीज हो, लेकिन जैसे ही ये ऐड हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाएगा, छोटे एटम होने की वजह से, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसका एक बहुत बड़ा भाग फिर से इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को काउंटर करने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी निकली यहां पे, 10, ठीक है, 10 जूल निकला, और यहां कितना निकला, 20 जूल। तो लोगों को क्या दिखाई पड़ता है, लोगों को जो इनिशियली एनर्जी रिलीज हुई वो
वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। जो नेट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेट एनर्जी रिलीज जो है वो फ्लोरीन के केस में कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो इसको मैं कहीं पे लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि है ना, इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिलीज्ड on adding an electron in fluorine, in adding an electron in fluorine is more than that in chlorine. तो एनर्जी रिलीज तो ज्यादा ही होती है ना, बट a large amount of energy is reabsorbed in fluorine to counter interelectronic repulsion, in fluorine due to its small size, and hence the net energy released in case of fluorine is less than chlorine. ठीक है, तो ये मैंने जो बात वहां पे एक्सप्लेन की उसको यहां पे शब्दों में बता दिया कि एनर्जी वाकई फ्लोरीन में ही ज्यादा रिलीज होती है, फ्लोरीन में ही एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होती है क्लोरीन से, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है फ्लोरीन में, किसको काउंटर करने में, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को काउंटर करने में, और है ना, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, और अंततः फ्लोरीन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, किससे रेस्पेक्ट में, है ना, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा ही ट्रेंड एग्जैक्टली विद द सेम रीजन, सेम ट्रेंड देखा जाता है ऑक्सीजन फैमिली में भी। ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली, तो वो हमारी पांचवी इरेगुलरिटी हो जाएगी, पॉइंट नंबर ई, क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड ऐसा होना चाहिए था, इट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन भी काफी छोटा होता है, फ्लोरीन से थोड़ा ही बड़ा होता है, ठीक है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इसमें भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाता है, और नेट जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम होती है कि इस केस में बहुत जबरदस्त एक्सेप्शन हो जाता है। तो इस यहां पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स इवन लेस देन दैट ऑफ व्हाट, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और फिर ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, दिस इज फाउंड। तो ये दे आर वेरी ब्यूटीफुल एक्सेप्शंस विच आर सपोज टू बी रिमेंबर्ड, बिकॉज ये एग्जाम में आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे ग्रुप में सबसे कम होती है। रीजन क्या है ना, ये यही सेम रीजन हो जाएगा, सेम रीजन एज इन पॉइंट नंबर डी। ठीक है, पॉइंट डी में जो रीजन था वही सेम रीजन यहां पे हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर, है ना, इरेगुलरिटी तो देख ही ली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहां कहां इरेगुलरिटी होती है। यहां पर मैं एक बात और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे जिन लोगों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होने के बाद बजाय एब्जॉर्ब होती है, उनका आपस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अभी मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि, है ना, नोट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम जो है वो नोबल गैसेस की होती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है, ना कि रिलीज। ध्यान दीजिएगा, जब भी एनर्जी रिलीज होती है मतलब उस एटम को उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और वो उसको पाकर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है वो तो खैर इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी साफ दिखाई पड़ रही है, पर जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसका मतलब उस एटम को उस इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपने जबरदस्ती एनर्जी देकर उस इलेक्ट्रॉन को ठूसा है उस एटम में, है ना, जबरदस्ती की गई है। अब जिन लोगों में जबरदस्ती की जाती है वो तीन लोग हैं, नोबल गैसेस है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, और लास्टली है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है या नाइट्रोजन एटम। तो अगर आप इनमें भी आपस में ट्रेंड की बात करिए तो भाई ये सब इलेक्ट्रॉन से नफरत करने वाले लोग हैं, पर नफरत करने वाले लोगों में भी सबसे ज्यादा नफरत यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, नोबल गैसेस की होती है। ठीक है ना, इससे बेहतर होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और नाइट्रोजन फिर भी है ना उतना नफरत नहीं करता इलेक्ट्रॉन से, थोड़ा बहुत तो नफरत है ही, पर एफिनिटी उतनी कम नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने से वो ऑक्टेट के थोड़ा तो करीब पहुंचता ही पहुंचता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो लोग इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिन लोगों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब होती है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होता है, और ये उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी रेडी टू डू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं पे। आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे है ना, मैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अरेंज अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी, फर्स्ट क्या है ना, बेरिलियम, लिथियम, कार्बन और बोरॉन। तो जब भी आपको चीजें अरेंज करने के लिए मिलती हैं, या हो सकता है ये अरेंज करने के लिए ना देकर चार ऑप्शन हो जाए, पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी या सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आप दो भाग में इनको बांट दीजिए। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, यानी इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी है ना इलेक्ट्रॉन पसंद ना करने वाला आदमी है। और बाकी ये तीन लोग जो हैं इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये लोग इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन यही हो गया क्या कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, अब बचे तीन लोग, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। अब बाकी तीन लोग जो बचे उसमें हम क्या देख सकते हैं, है ना, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, या लिथियम, बोरॉन, कार्बन सब एक ही पीरियड के सदस्य हैं, और पीरियड में ऐसे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, कार्बन की, फिर किसकी, बोरॉन की, और फिर किसकी, लिथियम की हो जाएगी। तो ये आपका ट्रेंड आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर चार ऑप्शन दिया और पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आप कहेंगे कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आप बोलेंगे क्या, बेरिलियम। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, बी, सेम क्वेश्चन है, पोटेशियम, बोरॉन, बेरिलियम, नियॉन। ठीक है, मुझसे पूछा जा रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नियॉन के केस में और बेरिलियम के केस में एनर्जी रिलीज होने के बजाय क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यानी यहां पर ये नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इन दोनों में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी, क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो एक तो ग्रुप बन गया क्या, बेरिलियम, नियॉन की कम होगी पोटेशियम और बोरॉन से। ठीक है, बेरिलियम और नियॉन में भी आप लगभग बता सकते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं, नहीं, जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लोग हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे है ना कम हो जाती है, नोबल गैसेस की कम होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो नियॉन को आप इधर कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। पोटेशियम और बोरॉन में कैसे जज करेंगे, तो जब भी है ना साइज का फर्क होता है, नंबर ऑफ शेल्स देख लीजिए, ये सेकंड पीरियड का सदस्य है, ये थर्ड पीरियड का सदस्य है, थर्ड नहीं, ये तो हाँ फोर्थ पीरियड का सदस्य है। तो जाहिर सी बात है जिसमें दो शेल होंगे, न्यूक्लियस से उसकी दूरी इलेक्ट्रॉन की कम होगी, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। या इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा है ट्रेंड में ऊपर से नीचे आते वक्त नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो इसकी कम हो जाएगी, पोटेशियम की घट जाएगी, और फिर बोरॉन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रेंड आ जाता है। एक क्वेश्चन और है जो चीजों की एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कि कैसे आप एनर्जी जो है रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, आप गेस कर सकते हैं। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है क्या,
क्लासिफाई देम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई देम as endoergic और exoergic process। पहला, अगर मैं ऐसे लिखता हूं O माइनस चेंजेस इनटू O प्लस इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है कि एक्सोअर्जिक प्रोसेस है कि एंडोअर्जिक प्रोसेस है। तो जब भी आप ऐसे नहीं जज कर पा रहे हैं, आप उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या होगा, O प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू O माइनस, ठीक है। आप डिफाइन कर सकते हैं, अरे ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, अगर वो एटम नाइट्रोजन, अल्कली मेटल और क्या नोबल गैस नहीं है तो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी बैकवर्ड रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, सिंस ये एक्सो है तो ये क्या होगा, एंडोअर्जिक प्रोसेस हो जाएगा, एंडोअर्जिक प्रोसेस, ठीक है। एक चीज, नेक्स्ट क्या, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है O2 माइनस चेंजेस इनटू O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है कि एक्सोअर्जिक है कि एंडोअर्जिक। अगेन आप इसको पलट कर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करेंगे तो O2 माइनस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहां पर दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो है ना बेसिक से समझ सकते हैं आप, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो रिपल्शन होगा और एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये एक एंडोअर्जिक प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोअर्जिक प्रोसेस है। या आपको याद हो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसी तरह का, तीसरा, ठीक है। क्या कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी इफ Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Na माइनस हो जाए। ये एक्सो होगा कि एंडो होगा, आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, आप अक्सर इसको दो भाग में तोड़ भी सकते हैं। कैसे, फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Na और Na प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू क्या, Na माइनस। आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन करने वाले लोग अगर पास आएंगे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक है। उल्टा समझ सकते हैं, इधर जाते वक्त जो एनर्जी लगेगी, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आप क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है जो लगेगी, तो उसका रिवर्स जो होगा वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे यहां पे देख लो, एक न्यूट्रल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये भी क्या है, एक्सोअर्जिक प्रोसेस है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो नेट रिजल्टेंट प्रोसेस आएगा, हेस लॉस लगा दिया मैंने यहां पे, वो भी क्या होगा, एक्सोअर्जिक होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टडी की, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, क्या किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, क्या इनमें इरेगुलरिटीज होती है, और एक आध क्वेश्चन किए इसके ऊपर। तो आज लेक्चर 6 में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में और बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ के ट्रेंड के ऊपर, है ना, पीरियोडिक टेबल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।